चलो देखो, अच्छा हाँ, वो एक पिछले क्लास में एक कंफ्यूजन है, इसको खत्म कर दे रहा हूँ। पिछली क्लास में एक कंफ्यूजन हो गया बच्चों को, मुझको भी हो गया था वो। मैं किलोग्राम समझ गया उसको। देखो, मोलैलिटी की बात कर रहे थे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई एम, है ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मोलैलिटी में स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई मोलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर ये जो डब्ल्यू है ये किस में है? ग्राम में। अगर यहाँ ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो ऊपर 1000 रखेंगे, समझ गए? पिछली बार शायद मैं वहाँ किलोग्राम समझ लिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ वेट रखेंगे तो ऊपर 1000 रखेंगे, और अगर 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 उसको किलोग्राम में दिया हुआ है, इसको अगर उसको किलोग्राम में दिया है, क्वेश्चन में अगर किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर उसको किलोग्राम में ही रखेंगे, यानी यहाँ पर किलोग्राम रखेंगे, ठीक है। अगर गड़बड़ हो गया तो करेक्ट कर लो उसको। अगर फिर से रिपीट करूं, कर दूं? अच्छा, यहाँ वेट है ग्राम में, क्वेश्चन में ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000, और क्वेश्चन में किलोग्राम दिया है तो ऊपर 1000 नहीं। देख लो एक बार जरा फटाफट। फिर से रिपीट करूं और जरूरत पड़ेगी? यही कंफ्यूजन था तुम्हारा, भी यही था, इधर भी यही था, कंप्लीट हो गया। हाँ, इधर वेट तो ऊपर 1000, इधर किलोग्राम ऊपर 1000 नहीं। अब ठीक, चलो खत्म कर लो उसको, करेक्ट कर लो उसको। हो गया पक्का? चलो अब डालते हैं, चलो ओके। तो आज हम सीखेंगे, देखिए अभी तक हमने क्या सीख लिया है, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीख लिया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने सीख लिया है पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। एक चीज तो हमने ये सीख ली है। दूसरी सीख ली है पाई इक्वल टू सी एस टी, ये सीख लिया है। तीसरा पढ़ लिया है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एम, और फोर्थ हमने सीख लिया है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई एम। इन सभी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखने वाली बात थी कि यहाँ पर जो भी हम विलेय ले रहे हैं, जो भी हम सल्यूट ले रहे हैं, वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो डिसोशिएट नहीं होता है, ना वो आयंस में टूटेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जितने भी हमने सल्यूट अभी तक लिए हैं वो सभी सल्यूट कौन से हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि विलेय, चलिए साथ में हमारे पास में, यदि विलेय विद्युत अपघट्य है, यदि विलेय विद्युत अपघट्य है, ठीक है, यदि विलेय विद्युत अपघट्य है। अब इस पॉइंट को देखेंगे कि जो यहाँ पर विलेय लिया जाएगा वो विद्युत अपघट्य लिया जाएगा, समझ गए? अब विद्युत अपघट्य लिया जाएगा, इसका मतलब वो आयंस में टूटेगा। अब जब हम अपघट्य की बात करते हैं तो अपघट्य की बात करें तो अपघट्य यहाँ पर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अपघट्य, ठीक है, और एक होता है हमारा दुर्बल अपघट्य। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एक होता है प्रबल अपघट्य और एक होता है दुर्बल अपघट्य। प्रबल अपघट्य का मतलब वो होता है कि जो कि पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। क्या कहा मैंने? पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, यानी कि ये पूर्ण रूप से आयनित होगा। क्लियर है? अगर पूर्ण रूप से आयनित होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रबल अपघट्य बोलेंगे। और दुर्बल अपघट्य का मतलब क्या हुआ? जो कि पूर्ण रूप से यानी कि अपूर्ण आयनित होगा, इसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण आयनित होता है, ठीक है, अपूर्ण आयनित होता है।
ये बात समझ में आ गई। तो प्रबल अपघट्य जो होता है पूर्ण रूप से आयनित होता है और दुर्बल अपघट्य जो होता है वो पूर्ण रूप से अनायनित होता है। और तीसरा एक और होता है, कौन सा होता है? अनअपघट्य। तीसरा कौन सा होता है? अनअपघट्य। और अनअपघट्य क्या होता है? जो आयनित नहीं होता। तो अभी इससे पहले अपन ने क्या सीखा था? अनअपघट्य सीखा, जो आयनित नहीं होता है। ठीक है, जो आयनित नहीं होता है। आगे बात समझ में? जो आयनित नहीं, अच्छा ओहो ये लो नहीं होता है। समझ में आ गया पॉइंट कि जो आयनित नहीं होता है। ये बातें समझ में आ गई। प्रबल अपघट्य, दुर्बल अपघट्य, अनअपघट्य, तीनों बातें समझ में आ गई है। क्लियर है? अब पॉइंट यहां पर ये है कि अगर हमारा अनअपघट्य था, अगर हमारा अनअपघट्य है तो उस स्थिति में हम कुछ नहीं सोचते थे, हम विलय की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते थे। ठीक है, देखते ही नहीं थे, मन ही नहीं होता था। लेकिन अगर अपघट्य आ गया तो फिर हमें देखना पड़ेगा, मजबूर कर रहा है हमको देखने के लिए। हाँ, मन लगाना पड़ेगा उसके ऊपर और उसको सोचना पड़ेगा कि तुम हो तो क्यों हो। समझ गए? तो उसको हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां पर उसको समझने के लिए, उसके लिए एक नई चीज को यहां पर हमें हल करना पड़ेगा और जिसको बोलते हैं हम लोग आई। ठीक है, हमें आई ज्ञात करना पड़ेगा, आई जिसको हम लोग बोलते हैं वांट हाफ गुणांक। ठीक है, तो हमें ये सीखना पड़ेगा पहले इसको, वांट हाफ गुणांक, क्योंकि इसके बिना तो कहानी बनेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलो सीखते हैं वांट हाफ गुणांक। नोट कर लो पहले तो। चलो आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? आई ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे आई ज्ञात करना। ठीक है, समझिए बात को, आई ज्ञात करना। तो हमें आई ज्ञात करना है। अब आई ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी और आई होता क्या है पहले तो ये समझ लो। आई का एक सूत्र होता है, पहले तो वो दिमाग में रखो। आई का मतलब होता है वियोजन या संयोजन के बाद, वियोजन या फिर संयोजन, संयोजन जानते हो, योग होना, संयोजन के बाद कुल मोल, कुल मोल फॉर्मूला ध्यान रखो, बटा प्रारंभिक मोल, प्रारंभिक मोलों की संख्या, प्रारंभिक मोलों की संख्या। समझ में आ गया? आई ज्ञात करना है हमको। तो आई ज्ञात करने का तरीका ये होता है, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो पहले अपने को दिमाग में सेट करना है कि भैया ये जो आई है ये क्या है। तो आई बराबर है वियोजन या संयोजन के बाद कुल मोल बटा प्रारंभिक मोल। ये सभी के लिए लगेगा, चाहे प्रबल अपघट्य हो चाहे दुर्बल अपघट्य हो। ये एक सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक ले रहे हैं अपघट्य और मान लेते हैं सपोज दैट हम लेते हैं यहां पर प्रबल अपघट्य। सबसे पहले हम प्रबल अपघट्य लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया प्रबल अपघट्य। ठीक है, प्रबल अपघट्य हमने यहां से ले लिया। अब प्रबल अपघट्य ले लिया तो मान लेते हैं हमने प्रबल अपघट्य जो लिया वो ले लिया AB, AB प्रबल अपघट्य। बहुत आराम समझिएगा इस बात को। तो यहां पर आयंस में टूट जाएगा, किस में टूटेगा? ये A प्लस B माइनस में टूटेगा। क्लियर है? क्लियर। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक मोलों की संख्या कितनी रखनी है? 1 रखनी है। तो यहाँ कितना खत्म होगा? यहाँ कितना बनेगा? 0 0 बनेगा। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये t इक्वल टू 0 पर। अब t इक्वल टू t पे किया मैंने, भाई प्रबल अपघट्य तो मैं पूरा खत्म कर दूंगा, मैं तो छोड़ूंगा भी नहीं, पूरा खत्म कर दूंगा। पूरा खत्म कर दूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ कितना बनेगा? 1। यहाँ कितना बनेगा? 1। क्लियर है? अब मैं सूत्र की तरफ देखूंगा। सूत्र क्या लिखा हुआ है? वियोजन या संयोजन के बाद कुल मोल। तो भैया ये वियोजन हुआ है, वियोजन हुआ है तो कुल मोल तो ये होंगे, ये वाले नीचे वाले t इक्वल टू t पे। तो यहां इसको लोगों 0 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई प्रारंभिक मोल कितना है? 1। यानी कि आंसर कितना आ गया? बोलो कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी नहीं? ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम एक काम करें, ये बात समझ में आ गई? यानी कि इसका मतलब है इसको अपन ने आयंस में तोड़ दिया और आयंस में तोड़ के अपन ने क्या कर दिया? मोल्स निकाल दिया। अच्छा चलो एक और काम कर लेते हैं, मान लेता हूं सपोज दैट यहां पर मैं ले लेता हूं AB2।
AB2 ले लेता हूं, ठीक है, AB2 ले लेता हूं, यहां कितना होगा A2 प्लस, यहां कितना होगा 2B माइनस, हो जाएगा। यहां भी वही काम करता हूं, प्रारंभ में यहां पर कितने ले लिए 1 0 0, अब t इक्वल टू t ले लिया यहां पर, तो कितना हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, या 1, यहां कितना हो गया 2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 1 इक्वल टू, कोई डाउट यहां तक? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर यहां से देखो तो एक चीज हमें दिख रही है कि अगर मैं ए बी लेता हूं और स्टार्टिंग में प्रारंभिक में अगर 1 लेता हूं तो मैं आयनों की संख्या भी गिन सकता हूं, दिख रहा है मुझे आयनों की संख्या। जैसे यहां पर कितने आयन बने 2, तो आंसर कितना होगा इसका 2, होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ है ना। यहां पर आयनों की संख्या कितनी मिली हमको, कुल आयनों की संख्या 3, तो आंसर कितना आ रहा है, समझ में आया? यानी कि इसको अगर लेके मैं आगे चलूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं AXBY, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, AXBY। तो यहां लिख सकता हूं XAY प्लस प्लस YB X माइनस, हो गया, ऐसे लिखो। और अगर मैं कहता हूं कि ये कितने मोल है 1, ये कितने मोल हो गए 1, प्रारंभिक मोल 1 हो गए, तो प्रारंभिक मोल 1 हो गए, तो इस कंडीशन पे I बराबर कितना हो जाएगा X प्लस Y हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है यहां तक, सीधे सीधे X प्लस Y कर सकते हैं, कोई डाउट है यहां तक, कोई परेशानी? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि यानी कि इसका मतलब है उदाहरण को देख के अपन आंसर लगा देंगे। जैसे चलो उदाहरण ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने एग्जांपल ले लिया NaCl, हमने एग्जांपल ले लिया KCl, हमने एग्जांपल ले लिया CaCl2, हमने एग्जांपल लिया Ca3PO4 का होल ट्वाइस, हमने एग्जांपल ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा आज में, इसलिए बहुत ढंग से देखिएगा। ये सारे के सारे प्रबल अपघट्य है, ठीक है। देखो जब किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया जाएगा, जब किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया जाएगा कि प्रबल है कि दुर्बल है, तो तुम प्रबल मानोगे, ठीक है, समझ गए ना बात को, तब प्रबल मानोगे। और जब क्वेश्चन में दे ही देगा तो फिर जो दिया जाएगा वो मानोगे। तो अभी मैंने मान लिया कि इसमें अपन ने प्रबल मान लिया है, अब बताओ क्या होगा, किसमें टूटेगा ये Na+Cl-, यानी I का मान कितना, बहुत बढ़िया, K+Cl-, I का मान कितना 2, समझ में आ रहा है, Ca2 + 2Cl-, I का मान 3, बहुत बढ़िया, Ca3 3Ca2+, हाँ बहुत बढ़िया, 2PO4 3-, I का मान क्लियर है, I का मान 5। यहां पर अगर देख लो वही कंडीशन है, 2Al3+ + 3SO4 2-, I का मान, समझ में आ गया, सिंपल है ना, क्लियर है, तो I का मान यहां से आपका निकल के आ गया, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। अच्छा अब इसी में देखो, इसी में देखो, इसी में देखो, अब यहां पर अपन ये कर दें कि यहां पर NaCl ले ले और यहां अगर 2 मोल लेते, प्रारंभ में 2 मोल ले लेते, प्रारंभ में 2 मोल ले ले, भाई 2 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे सकता है ना, उसका माने दे दिया उसने। अब यहां पर अगर हम Na+Cl- करेंगे तो ये 0 0 हो गया, यहां कितना होगा 2 - 2 = 0, तो यहां कितना होगा 2, यहां कितना होगा 2, हो जाएगा। तो I = यहां कितना होगा 4, तो 4 आंसर नहीं करना है, वेरी गुड, डिवाइड बाई, तो आंसर कितना आएगा 2। ये डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि प्रारंभिक मोलों से डिवाइड किया है, प्रारंभिक मोलों की संख्या से डिवाइड किया। यहां हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रारंभिक मोल कितने थे 1 थे, है ना, तो प्रारंभिक मोल 1 था, इसलिए अपन ने आयनों की संख्या को योग कर दिया। यहां पर प्रारंभिक मोल कितने हो गए 2 हो गए, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, कर लोगे, I की वैल्यू निकल जाएगी, किसके लिए निकल जाएगी, प्रबल अपघट्य के लिए। तो ये रहा हमारा प्रबल अपघट्य का। चलो आगे देखते हैं। अब बात चलती है दूसरी जगह, मान लेते हैं अगर हम लेते हैं दुर्बल अपघट्य, दुर्बल अपघट्य ले लेते हैं भाई, ठीक है, दुर्बल अपघट्य हमने यहां पर ले लिया।
अब दुर्बल अपघट्ट में ध्यान रखना है, दुर्बल अपघट्ट में दोनों चीजें बड़ी आसानी से हो जाती है, वियोजन भी होता है और संयोजन भी होता है, वियोजन भी होता है और संयोजन। तो एक एक करके देखते हैं, पहले हम वियोजन की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे संयोजन की। ठीक है, तो वियोजन को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। यहां पर हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया, हमने यहां ले लिया AN से NA, ये ले लिया एग्जांपल। AN कोई जनरल एन टर्म लिख दिया मैंने यहां पे, और यहां पर रख दिया हमने Na, मतलब आयनों की संख्या। N का मतलब हो गया आयनों की संख्या, भाई आयंस टूटेंगे। ठीक है भाई, T इक्वल टू 0 पर यहां पर मैंने 1 रखा, यहाँ 0 रखा। T इक्वल टू T पर मैंने यहां पर अल्फा खत्म किया। अल्फा समझ गए, जाना पहचाना है अल्फा। अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? वियोजन की दर। और वियोजन की दर किस में दी जाती है? हमेशा प्रतिशत में दी जाती है, परसेंटेज में होगी। 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, जो भी होगा वो अपने हिसाब से दे देगा। तो यहां पर अगर अल्फा हो गया तो यहां कितना हो जाएगा? हमारा एन अल्फा हो जाएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा हमारा एन अल्फा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई, अब मुझे आई का मान रखना है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये हो गया, यही होगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? अब मुझे बताओ, डिवाइड बाई प्रारंभिक मोल कितने हो गए? 1 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइड बाई, ये मान आ गया अपने को, कोई डाउट नहीं यहां तक। चलो आगे देखना स्टार्ट करते हैं, ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, चलो अब इसी को आगे लेके जा रहा हूं मैं, इसी को आगे लेके जा रहा हूं। तो आई इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, इसको अल्फा के संबंध में लेके जाना है मुझे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? आई माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? ये माइनस 1 यहाँ आ गया, तो अब बताओ कितना हो जाएगा बच्चों? अल्फा कॉमन ले लूं, कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा? n माइनस 1। सही लिखा मैंने? गलत लिखा हो बता देना, गलत है सही है? सही है, यानी आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सही नहीं लिखा? 1 माइनस n होगा, क्यों? n माइनस 1 ही होगा भाई, n माइनस 1, ये 1 इधर गया ना, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ये बात समझ में आ गई? अब देखो यहां से एक चीज पता चल रही है अपने को, क्या पता चल रही है वो भी देख लो। यहां से एक अपने को बहुत जबरदस्त चीज पता चल रही है कि i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, अल्फा तो हमेशा धनात्मक होता है भाई, 20% वियोजित हो रहा है ना। तो अल्फा तो हमेशा 2%, 5% प्लस ही होता है, माइनस तो नहीं हो सकता। यानी कोई भी चीज होगी तो यहाँ खत्म हो रही होगी तो पॉजिटिव में ही खत्म होगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो आई का मान क्या होना चाहिए? अच्छा एन का मान क्या होगा? एन का मान हमेशा ज्यादा ही होगा। अरे भाई ये एन का मान क्या होगा? 1 से ज्यादा ही होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं वियोजन की। मैं बात किसकी कर रहा हूं? वियोजन की। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो आप इसको पूरे को देखो, अल्फा धनात्मक है, एन धनात्मक है, तो आई का मान देखो, आई माइनस 1 है, तो आई का मान 1 से ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बता दो मुझे भाई। अगर इसको मुझे धनात्मक करना है, एन धनात्मक होता है तो आई को धनात्मक करना पड़ेगा, तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अगर 1 से ज्यादा, 1 से कम हो जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस होगा तो अल्फा कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसका मतलब साफ सीधा सा याद दिख रहा है कि आई का मान 1 से ज्यादा है। जब भी वियोजन होगा तो आई का मान 1 से ज्यादा, जब भी वियोजन होगा तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप इस एक्सप्रेशन से आई का मान डायरेक्टली लगा सकते हो। जैसे अगर आपको मैंने अल्फा का मान दे दिया, अगर मैंने आपको अल्फा का मान दे दिया और एन का मान दे दिया, तो आई का मान आप यहां से डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बात मैंने बोली यहाँ पर क्या बात बोली। जैसे कि मान लेता हूं मेरे पास ए बी था, मान लिया मैंने, ठीक है, ए बी था, आयंस में टूटेगा तो क्या होगा? ए प्लस बी माइनस, ठीक है, या 1 0 0। और मैंने कहा कि भाई ये 20% डिसोशिएट हो रहा है। सुनते रहिएगा, क्या बोला मैंने?
20% डिसोशिएट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस 0 पॉइंट। मैं पुराने वाले मेथड से लेके चल रहा हूँ, अभी मैं पुराना मेथड ला रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं? पुराना मेथड लेके आ रहा हूँ, फिर अपन इसे टैली करेंगे बाद में ना। तो यहाँ कितना हो गया 1 माइनस 0.2, तो यहाँ कितना होगा 0.2, यहाँ कितना होगा 0.2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 0.8, यहाँ कितना हो गया 0.2, यहाँ कितना हो गया 0.2। तो I इक्वल टू काम करें जोड़ लें, कितना आएगा 1.2। अरे हाँ है ना, डिवाइड बाई कितना आएगा, आंसर कितना आ गया, बढ़िया। चलो एक काम करें, यही चीज अपन यहाँ से भी थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। चलो यहाँ से I का मान निकालो, तो यहाँ से I का मान निकालो। 20% मैंने बोला है, कितना बोला है 20%, तभी तो 0.2 आया। तो यहाँ कितना होगा 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू I निकालना है यहाँ पर -1। n का मान कितना, ये देखो आयंस कितने आयंस है, दो माइनस 1 बराबर कितना होगा 1। चलो इसको हल करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 5 आएगा। अच्छा वैसे कर लो 0.2 कर लो, कुछ भी कर लो 0.2 कर लो, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। तो 0.2 इक्वल टू कितना हो गया I -1, तो I इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस। देखा, तो आप चाहे यहाँ से हल कर लो और चाहे आप यहाँ से हल कर लो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई परेशानी? बढ़िया फॉर्मूला है, जबरदस्त फॉर्मूला है। चलिए अल्फा इक्वल टू क्या रख दिया I -1 डिवाइड बाई n -1। क्लियर? तो आपको ये अच्छा लगे ये लगा लो, और ये अच्छा लगे ये लगा लो, समझ में आ गई बात। चलो अब आगे देखते हैं। अब मेरे दिमाग में एक खुरापात सूझ रही है। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं यही क्वेश्चन लूं, कौन सा, ए बी वाला ही क्वेश्चन लूं, और ए बी वाले क्वेश्चन में मैं यहां पर दो काम कर रहा हूं कि मोलों की संख्या बदल दे रहा हूं भाई, मोलों की संख्या बदल दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि यहां पर मैंने 2 मोल ले लिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। भाई क्वेश्चन में 2 मोल दे दिया उसने प्रारंभिक मोल, और फिर उसने कहा यार 20% खत्म करो, तो अपन ने 20% खत्म कर दिया भाई। उसकी बात को समझ गए हम। 20%, 2 का 20% कितना होता है 0.4, है ना। यहाँ भी कितना होगा 0.4, यहाँ कितना होगा 0.4। सही लिखा है मैंने? गलत लिखा हो तुरंत बोल देना, नहीं मतलब गलत लिखा है, अच्छा सही लिखा है। अच्छा 2 माइनस 0.4, 0.4, 0.4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.6, यहाँ कितना हो गया 0.4, यहाँ कितना हो गया 0.4। सबको ऐड कर दूं, ऐड कर दिया तो कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 2.4। तो ये वैल्यू क्या आ गई, और डिवाइड बाई कितना हो गया 2, यानी कि डिवाइड बाई कितना हो गया 2, 1 कि 2। भाई अपन क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, पक्का करेंगे, मानते हो इस बात को? अच्छा चलो मैंने डिवाइड करके लिख दिया, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है पता नहीं क्यों यार, टोटल मोल्स गिन लिए वही तो आंसर हो गया। अच्छा ऐसा होता है, चलो अभी यही छोड़ देता हूं। एक काम करते हैं, अपने पास दूसरा रास्ता भी तो है ना, अपन क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको पकड़ लेते हैं, ऐसी क्या बात है, अपना ही तो है ये। चलो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, ओह सॉरी, अल्फा इक्वल टू I -1, है ना, I -1 डिवाइड बाई, ओके अल्फा कितना था 20%, 20% की 40%, वो तो हमने लिखा है यार 20%, 2 का 20। अरे भाई क्या करते हो, तो 20 लिखो कि 40 लिखो, यहाँ 20, यानी कि 20% मतलब 20/100 इज इक्वल टू I का मान निकालना है I -1, n का मान कितना हो गया 2 माइनस 1, तो यहाँ सॉल्व किया 1 आ गया, ये कितना हो गया 0.2, I इक्वल टू कितना आ गया 1.2, यहाँ 1.2 आ गया। तो इसका मतलब ये गलत है, ये सही है कि ये गलत है, ये सही है, हाँ दोनों सही है, हाँ इसमें अगर 2 का डिवाइड, तो गलती मत करना। मैंने क्यों बोला उसके पीछे का रीजन है। अगर आपके दिमाग में तुरंत ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये वाला है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि ये इधर
डायरेक्ट आयंस जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट जोड़ा ना, ये जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ डिवाइड किया। लेकिन अगर डायरेक्ट जोड़ दोगे तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट भी अपन ने जोड़ा था, यहाँ देखो ये वाला टोटल जोड़ा था, तो सीधे सीधे जोड़ दिया था अपन ने यहाँ पे। अरे जोड़ा था नहीं जोड़ा था? तो अगर ये उठा के वहां लगा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें दो तरीके दिमाग में रखने, क्या, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है तो फिर हमें प्रारंभिक मोलों की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, यानी कि लास्ट में जो वैल्यू है उसे प्रारंभिक मोलों से डिवाइड करो। क्लियर है? ठीक है, प्रारंभिक मोलों से डिवाइड करो। और अगर प्रारंभिक मोल 1 है तो फिर हेल्प मिल जाएगी तुम्हें, या बेटर ये है कि यार ये फॉर्मूला लगा लो, सबसे बेटर ये है कि ये फॉर्मूला लगा लो। आ गई बात समझ में? कोई डाउट यहां तक? तो कब फॉर्मूला लगाना है, कब नहीं लगाना है, फॉर्मूले का क्या तरीका है वो समझ लो। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? चलो एक और क्वेश्चन करें फिर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हम एक क्वेश्चन करते हैं AB2 A2 प्लस 2B माइनस, चलो इसका 20% है, आई का मान निकालना है, इसका 20% है, आई का मान निकालना है। तो चलो हम भी शुरुआत करते हैं। AB2 कितना होगा, A2 प्लस 2B माइनस। क्लियर है? अपन ने 1 मोल ले लिए, 1 ले लेते हैं, 1 0 0, या 2 ले ले, 2 ले लो, 2 अच्छा लगेगा, 2 ले लो, 2 ले लो, नहीं 2 अच्छा ही ना, 4 ले लो, आज हम 4 लेंगे, 4 है ना, आज 4 ले लेंगे हम। प्रारंभिक मोल 4, प्रारंभिक मोल 4, अब 4 का 20% 0.8, तो 4 माइनस 0.8, अरे आया, यहां कितना होगा 0.8, और यहां कितना होगा 16, अरे 1.6, तो आई बराबर यहां कितना हो जाएगा आपका 3.2, यहाँ 0.8, यहाँ पर 1.6, तो जोड़ लो 3.2 प्लस 0.8 प्लस 1.6 कितना हो गया 4, 5.6। आंसर आ गया ये? नहीं आया? हाँ, तो आई की वैल्यू यहां से क्या करोगे, 5.6 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 1.4 आ गया? क्लियर हुआ? प्रारंभिक मोल कुछ भी हो सकते हैं, प्रारंभिक मोल कुछ भी हो सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, अच्छा डायरेक्ट लगा ले, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, अरे आया समझ में? तो कितना है 20% है, तो 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, आई की वैल्यू निकालनी है -1, n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, n-1 कर दिया, अरे 3 माइनस 1 बराबर 2 कर दिया ना, तो यहाँ 0.2 0.4 हो गया, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1. समझ में आया? आई की वैल्यू कहीं भी निकालने के लिए बोल देगा, कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है? तो कोई भी तरीका अडॉप्ट कर लो, चाहे वो वाला तरीका, लेकिन इस तरीके में गलती मत करना, डिवीजन वाला फैक्टर दिमाग में रखना, और इस तरीके में ये कंडीशन। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अभी तक हमने जितनी बातें आपको बताई हैं वो कौन सी बता दी हैं? वो बातें मैंने आपको बता दी है वियोजन की। अब हम बात करेंगे किसका? संयोजन। संयोजन को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, अब एसोसिएशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न के अंदर दिया जाता है द्विलक समझिएगा, प्रश्न के अंदर दिया जाता है द्विलक, त्रिलक, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। द्विलक का मतलब होता है दो अणु, द्विलक का मतलब होता है दो अणु, दो अणुओं का संयोजन हो जाए, द्विलक का मतलब होता है दो अणु का संयोजन, त्रिलक का मतलब होता है तीन अणु, चौलक भी होता है क्या? चौलक सुना है क्या? या मैंने नहीं देखा, तुमने पढ़ा है? बहुलक तो सुना है, चौलक, पांच का क्या बोलेंगे? पंचलक है, पता है कोई ऐसा?
इंग्लिश में सही अच्छा लगता है, पेंटामर, टेट्रामर, हिंदी में अच्छा ही लगता है। चौलक तो आज तक मैंने नहीं सुना, चतुर्थ लक हो सकता है ना। फिलहाल अपने इतना ही लक है, लकी खराब है अपना तो, अपना लकी खराब है। चलो तो संयोजन की बात करते हैं, यहां शुरुआत करते हैं संयोजन में। अब संयोजन में कुछ ऐसे लेते हैं, एन ए इधर ले लिया, ए एन इधर ले लिया, एन अणुओं से एक अणु बना लिया। अब एन 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एसोसिएशन। अच्छा चलो चलते चलते एक बात पहले बता देता हूं मैं आपको, एसोसिएशन शब्द कब यूज होता है? जब एसोसिएट होता है, मिलते। और मिलेंगे कब? मिलते कब है? बहुलीकृत होता है, जैसे इस टाइप का होता है। लेकिन यहां पर ज्यादा नहीं होता। यहां पर क्या है, जो सबसे ज्यादा लिया जाता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो अम्ल के साथ में खेल होता है। अम्ल, अम्ल कौन सा होता है? जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, या बेंजोइक एसिड हो गया, मतलब एसिड वाला। और एसिड जितने भी होते हैं ये डाइमर बनाते हैं, डाइमर, क्लियर है, द्विलक बनाते हैं। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर वैसे हालांकि मेंशन होता है, लेकिन हम उसके ऊपर क्यों भरोसा करें, हम पहले से तैयार होके जा रहे हैं घर से, ठीक है। तो डाइमर बनाते हैं। तो डाइमर क्यों बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास में ये एसिड है, क्लियर है, तो ये एसिड है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर OH होगा, यहां डबल बॉन्ड O होगा, यहां R होगा, तो इनके बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? किसके बीच में? ऐसे, क्लियर है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये है एसोसिएशन। बेसिकली इसको एसोसिएशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक कारण होता है जिसके कारण से वहां पर एसोसिएशन होता है, और मुख्यतः ये एसिड के साथ होता है। अच्छा, इसमें भी बड़ा एक खेल है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसके अणुभार में भी अंतर आ जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन दिया गया था, यार एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का अणुभार बताओ। लोग बड़े खुश, बोले ये कोई क्वेश्चन है? बोले ये लो सर आंसर 60, सत्यानाश हो गया। कभी कभी जब बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो लालच नहीं करना है ना, जीभ नहीं लटकानी है, हाँ भाई साहब अब तो पक्का सेलेक्ट। कभी कभी धोखा हो जाता है, तो ध्यान रखना। अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर सिंपल क्वेश्चन में दिमाग लगा के आ जाओ, ये भी नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। तो धोखा है आपकी जिंदगी में, वो अभी मिले, चाहे पेपर में मिले, चाहे बाद में मिले, मिलेगा जरूर, तो तैयार रहो। हाँ, बहुत काम की बात बता दी आज का ज्ञान। एसिटिक एसिड 60 गलत है, 120 होगा, डबल होगा, अणुभार द्विलक बनाता है, तो आंसर 120 पर टिक करना था, 60 पर। फिलहाल समझ में आ गया? तो चलो यहां बात करते हैं, NaAN है। आते हैं इस मुद्दे पर वापस, हम क्या सिखा रहे थे, क्या सीख रहे थे? तो T इज इक्वल टू 0 1 0, T इक्वल टू T। चलो चलो फटाफट देखो, 1 माइनस अल्फा। अल्फा समझ गए ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में ना, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस अल्फा, तो यहां कितना होगा? अल्फा बाई एन। अरे n टाइम्स में अल्फा, तो 1 टाइम्स में अल्फा बाई एन, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, यही तो होगा। डिवाइड बाई 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 1 था तो इसीलिए अपन 1 ले रहे उसमें। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन डिवाइड बाई 1, और डिवाइड बाई 1 हो गया, तो अब I इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये अल्फा निकालना है ना अपने को, तो चलो पहले I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन लिख लिया अपन ने, और देन इसके आगे की कहानी अब कुछ ऐसे कर लेते हैं। इधर ले जाओ आप इसको, इधर ले जाओ, किसको ले जाओ? इधर 1 को ले जाओ, तो यहां हो जाएगा 1 I माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अपने क्या कॉमन लेना है? अल्फा, तो अल्फा कॉमन ले लो यहाँ पर, तो I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा? -1। अरे -1 प्लस 1 बाई एन, यही होगा, यही होगा। या 1 अपॉन एन माइनस 1 कर दो, ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसा देखा नहीं है आपने, ऐसा देखा होगा, तो यहां पे क्या बोला? 1 अपॉन एन माइनस 1, यही होगा। अब देखो देखो एक बात समझो, n का मान 1 से ज्यादा होगा,
n का मान 1 से ज्यादा होगा। अगर मैं n का मान 2 रखूं तो 1/2 बराबर 0.5, 0.5 -1 तो माइनस आएगा ना, नहीं आया समझ में? अरे भाई n का मान 1 से ज्यादा होगा, n का मान 1 से ज्यादा, n का मान 2 रख दो यार, तो 1/2 -1, 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, 0.5 -1 यानी कि -0.5, तो -1 है यहाँ, तो यार अल्फा का मान तो माइनस में आ गया। क्लियर हो गया? तो हम उल्टा कर दें इसको, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, माइनस कॉमन ले ले, और माइनस कॉमन ले, इधर भी माइनस कॉमन ले ले, यानी कि मैंने जो कहना चाह रहा हूं, मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूं, 1 - i डिवाइड बाई 1 - 1/n, ये आएगा हमारा एक्सप्रेशन। इधर भी पलट दो, इधर भी पलट दो, माइनस कॉमन ले लिया, इधर माइनस कॉमन लिया तो इधर भी हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो इससे क्या फायदा, ये वाला नीचे 1 - 1/n, ये 1/n हमेशा छोटा होगा 1 से, 1/n, अरे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी ले लो यार, वो 1 से छोटा ही होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, अल्फा पॉजिटिव होता ही है, अल्फा पॉजिटिव होता ही है, तो 1 - अल्फा, तो अल्फा का 1 - i, तो i का मान 1 से कम होगा पॉजिटिव होने के लिए। इसका मतलब यहां पर जो i लोगे वो i का मान 1 से कम होगा। वियोजन करते हैं तो i का मान 1 से ज्यादा होता है, और जब संयोजन करते हैं तो i का मान 1 से कम होता है। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? वियोजन करते हैं तो i का मान 1 से ज्यादा, और जब संयोजन करते हैं तो i का मान 1 से कम। ये बात क्लियर हो गई है? कर लोगे? कोई डाउट यहां तक? तो फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है? और डायरेक्ट निकालना होगा तो आप 1 1 करके कर लो, जैसा तरीका बताया था वैसे कर लो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ले लिया मैंने, क्लियर है? प्रारंभिक मोल मैंने ले लिए 2 मोल है, समझ लो, या चलो अभी 1 ही मोल से काम चला लेते हैं, और मैं डायरेक्टली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बता दे रहा हूं, अल्फा 20% है, और ये द्विलक बना रहा है, ठीक है? आई का मान निकालना है। क्या कहा मैंने? ये क्वेश्चन हमारे सामने है, हमने आपके सामने एसिटिक एसिड दे दिया, हमने आपके सामने अल्फा दे दिया, 20% दे दिया। ये 20% क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन मत बोलना है इसको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है? ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये रखा है, और द्विलक बना रहे, बना लोगे? चलो पहले मैं दूसरे तरीके से बना लेता हूं, यहां पर 2 कर लेता हूं, CH3COOH कर लेता हूं, यहां पर कर लूंगा तो क्या होगा, CH3COO माइनस, ऐसा। अबे ये क्या कर रहा हूं, एसोसिएशन कर रहा हूं, डिसोसिएशन कर रहा हूं, डिसोसिएशन माइनस कर रहा हूं, डिसोसिएशन कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं? करूं ऐसा? वेरी गुड। तो क्या करना है अपने को, क्या करना है? एसोसिएशन, एसोसिएशन करना है, तो यहां क्या लिखना है? अब सही है? अरे द्विलक कर रहा है ना, तू कर दिया? कोई डाउट यहां तक? चलो आगे देखें, तो एसोसिएशन करेंगे, तो यहां कितना हो गया, 1 0, 1 माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 20% है, अरे भाई कितना हो गया, 0.2 हो गया, तो यहां कितना होगा, तभी मैंने लाल से लिखा खतरा। हर किसी का लॉजिक होता है बेटा, ये सही है कि नहीं है? गलत है? गलत हो गया ना, पक्का? अरे भैया यहाँ 2 था तो 0.2 है, तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ कितना होगा, 0.1 ना यार, समझ में आया? ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, कितना आ गया, आ गया, आ गया। चलो उधर तरीका है, दूसरा फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइड बाई, क्लियर? ठीक है, यही तो है। अल्फा का मान कितना हो गया, 20%, 1 माइनस आई का मान निकालना है, ठीक है? 1 माइनस 1/n का मान कितना बेटा, 1 रखेगा तो सत्यानाश 0 हो जाएगा, ये समझ में आया? यहां देखो, ये n का मान, यहाँ वियोजन और संयोजन में देख लो, वियोजन में n राइट साइड में था उत्पाद वाले की तरफ, और संयोजन में n मतलब अभिकारक की तरफ। आ गया समझ में? तो ये कंडीशन आ गई, यही तो चल रहे थे,
हाँ, तो कितना मान हो जाएगा 2 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 0.2 इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइड बाई 0.5 या 1/2 कर लेता हूँ या 0.5 कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया 0.1। तो 0.1 इक्वल टू 1 माइनस आई, तो आई बराबर कितना आ गया, इसको इधर ले आओ 0.9। अब समझ में आया, तो क्लियर हो गया भाई, आई निकालना समझ में आ गया। वियोजन, संयोजन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, प्रबल दुर्बल सब में हो गया ना, कोई डाउट यहाँ तक? चलो इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, चलिए आगे देखना स्टार्ट करते हैं। अब पॉइंट हमने क्या सीख क्या लिया, हमने सीख लिया आई का मान ज्ञात करना, और आई का मान तब ज्ञात करना हमने सीख लिया है जब हमारे पास में विद्युत अपघट्य हो, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर हमारे पास में अपघट्य होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में अपघट्य होता है तो उस अपघट्य के लिए आई का मान जो होता है वो 1 से ज्यादा या 1 से कम होता है ना। आई का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा और 1 से कम होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है, 1 से कम होता है, क्लियर है। और अगर हम अनपघट्य की बात करते हैं, तो अगर आप ये कहते हो कि यार अनपघट्य है तो उसके लिए आई का मान क्या होगा, तो उसके लिए आई का मान जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। अनपघट्य के लिए आई का मान 1 का, से 0 नहीं बोलना है, 1 करना है, 0 का तो सत्यानाश हो जाएगा, सबको 0 हो जाएगा। क्यों, देखो, क्योंकि आई के मान से क्या होता है, आप ऐसे सोचो कि आई का मान अगर आ रहा है तो इसका मतलब है आयनों की संख्या आ रही है। अगर देखा जाए, जैसे NaCl को अपन ने तोड़ा, NaCl को तोड़ा, 1 मोल NaCl लिया था, सोचिए आप जरा, हमने लिया था 1 मोल, 1 मोल से क्या बन गया, Na प्लस Cl माइनस बन गया। 1 मोल लिया तो इसका मतलब 1 + 1 हुआ ना, यानी कि इसका मतलब कितना मिला यहाँ 2 मोल। हमने डाला था 1 मोल, मिल गए कितने 2 मोल। तो आयनों की संख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और आयनों की संख्या में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब कणों की संख्या में परिवर्तन हुआ, और कणों की संख्या में परिवर्तन होने का मतलब ये होता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म में भी परिवर्तन होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर इसके कणों की संख्या में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर कणों की संख्या के परिवर्तन से अणुसंख्यक गुणधर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अपने इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, अपन दिमाग नहीं लगाते। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 1 मोल NaCl लेके आए और जब डाला तो देखा यार ये तो 2 मोल हो गए, और 2 मोल हो गए यानी कणों की संख्या में परिवर्तन हो गया, कणों की संख्या में परिवर्तन हो गया तो अणुसंख्यक गुणधर्म में भी परिवर्तन हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसलिए हमें आई को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कणों की संख्या पर कितना कणों की संख्या में परिवर्तन हुआ ये भी देखना पड़ेगा, और उसकी संख्या में परिवर्तन से अणुसंख्यक गुणधर्म पर क्या प्रभाव होता है, अब उसको हम देखते हैं। क्या कहा, उसकी कणों की संख्या में परिवर्तन से अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या प्रभाव होता है उसको देखते हैं। तो अब आपको यही बात बताने जा रहा हूं, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बात यह है कि अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो कणों की संख्या के समानुपाती होती है, कणों की संख्या के समानुपाती होती है, यानी कि जहां पर भी कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई है? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वह कणों की संख्या के समानुपाती होती है, यानी कि अगर आपने 1 मोल NaCl लिया, 1 मोल NaCl लिया और उसके द्वारा आपने कोई संख्या ज्ञात की, अणुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात किया है, तो आंसर उसका डबल होगा। क्यों? क्योंकि कणों की संख्या दुगनी हो गई है। आपने लिया था 1 मोल NaCl, वियोजित हो गया, कितने मोल बन गए यहाँ पर 2 मोल बन गए, इसका मतलब कणों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? तो चलो इसी को हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं कि न्यूमेरिकली कैसे ये चीजें आपके सामने आने वाली हैं। तो न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो अपन देखते हैं पहला पॉइंट, पहला फॉर्मूला क्या था, P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 फॉर्मूला था, याद आया? क्लियर है? इज इक्वल टू, यहां पर क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, अरे हाँ या ना, सल्यूट के मोल वेट, यही था। अब आप क्या करो, इसमें आई का मल्टीप्लाई, समानुपाती, भाई ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसके समानुपाती होगा? कणों की संख्या। कणों की संख्या कौन प्रदर्शित कर रहा है? आई। अरे यहां लिख दे रहा हूं मैं आई, कोई डाउट यहां तक? आई। तो क्या करना पड़ेगा? आप इसको गुणा करोगे, गुणा करोगे तो ये अणु संख्या गुणधर्म भी बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? चलो दूसरा, अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या था? पाई इक्वल टू सी एस टी। अब तुम क्या करो? आई का गुणा करते जाओ। किधर कर रहा है? राइट साइड में। समझ में आ गया? क्लियर? तीसरा क्या था? डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा? के बी मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई। चौथा क्या था? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई आई। बोलो बच्चों समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यानी आई का मान अपन रख देंगे। देखो कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। जब हम अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे थे तो हम आई लेके नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं लेके आ रहे थे? क्योंकि वहां पर विद्युत अनवगत था। विद्युत अनवगत के लिए आई का मान कितना था? 1 था, इसलिए अपन पढ़ नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही अवगत आ गया, जैसे ही अवगत आ गया तो आई का मान आ गया। और आई का मान क्या होगा? ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब अब यहां पर अगर अणु संख्या गुणधर्म निकालेंगे तो फिर आई के मान से ही निकालेंगे। अच्छा एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक दो छोटी छोटी बातें दिमाग में रखो, बड़ी बात इसके बाद में। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग में रखो, इसको ऐसे भी लिख देते हैं और न्यूमेरिकली जब इसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, यही तो होता है ना। ठीक है, तो एक काम करना, न्यूमेरिकली अगर बात करो तो न्यूमेरिकली आई का गुणा यहां करना। समझ में आया? ये थोड़ा सा अलग से मैंने हटके बता दिया है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे कंसीडर किए गए हैं, जेई में भी क्वेश्चन ऐसे आया था कि आई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एन के साथ करना। ये तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकली ठीक है, ये थ्योरेटिकली ठीक है, बट न्यूमेरिकली अगर कहीं पर न्यूमेरिकल हल करना है ना तो फिर आपको इस तरीके से हल करना है। क्लियर? आई के मल्टीप्लाई इधर करना है। समझ गए क्या कहा मैंने? अरे भाई मोलों की संख्या जो है ना, विलेय के मोलों की संख्या में मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? क्लियर है? ये एक छोटी सी बात और दिमाग में रखिएगा। अब चलो आगे कुछ और बातें भी कर ही लेते, इसके लगे हाथ। अभी तक हमने अणु संख्या गुणधर्म देखा था और अणु संख्या गुणधर्म के लिए बढ़िया बढ़िया सूत्र अपन ने बना दिए थे, ये वाले बिना आई वाले। लेकिन अब क्या आ गया? आई आ गया। अब आई जब आ जाता है या कणों की संख्या में अगर परिवर्तन हो जाता है तो इसको बोलते हैं एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में बोलते हैं असामान्य अणु संख्यक गुणधर्म। ये समझ में आया पॉइंट बच्चों? इस अगर आई का मान 1 होगा तो वो सामान्य गुणधर्म होता है। क्या बोला मैंने? 1 होता है तो वो सामान्य गुणधर्म होता है। और आई का मान अगर 1 नहीं होता है, ग्रेटर देन लेसर देन, तो इसको हम लोग नए शब्द नाम देते हैं असामान्य गुणधर्म। क्लियर? नोट करो इतना, फिर आगे बताता हूं। तो ये असामान्य गुणधर्म कहलाता है। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं हिसाब किताब, फिर आगे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं 6% CaCO3 सोल्यूशन है वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। 6% CaCO3 सोल्यूशन है वेट बाई वॉल्यूम। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। पाई का मान निकालना है यदि वियोजन की दर 20% है। क्वेश्चन समझ लो, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया, समझ गए होगे आप। 6% CaCO3 वेट बाई वॉल्यूम हमारे पास विलियन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। परासरण दाब निकालना है। पाई का मान क्या है? परासरण दाब निकालना है, जबकि उसके वियोजन की दर कितनी है? 20%। हो जाएगा क्वेश्चन? हो जाएगा क्वेश्चन? चलो हमारे साथ शुरू करो, चलो शुरू करो हमारे साथ में। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 6% CaCO3 सोल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम है, यानी कि CaCO3 का भार कितना हो जाएगा बच्चों? CaCO3 का भार हो गया आपका 6 ग्राम। समझ में आ गया?
विलयन का आयतन कितना होगा? विलयन का आयतन बराबर कितना है? 100 ml। जो दिया वो पहले लिख लो, जो दिया है वो पहले लिख लो। समझ में आया? खुश हो गया तू? इधर देख, विलयन का आयतन देख के नींद पूरी हो गई तेरी? नींद नहीं थी? अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे लगा तू बहुत देर सो रहा था, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा तुझे। अच्छा ही लगता है सोते हुए इंसान को जागाना, है ना? हाँ, अब 20% है। देखो एक बात समझो, एक बात समझो, अगर CaCO3 लिखा होता और ये चीज नहीं लिखी होती, सुन लो भाई, अगर ये चीज नहीं लिखी होती, केवल CaCO3 लिखा होता, तो हम इसको पूर्ण रूप से आयनित कर देते, और आयनित कर देते तो CaCO3 का I का मान कितना होता है? 2, हम 2 का गुणा कर देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है? क्वेश्चन में 20% लिखा गया है, तो अब इसको हम पूर्ण रूप से आयनित नहीं कर सकते भाई साहब। क्या कहा मैंने? पूर्ण रूप से आयनित नहीं कर सकते। और जैसे ही CaCO3 दिखा, दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि भाई घपला है यहाँ पर, यानी कि संभल के चलना है, अब डायरेक्ट नहीं चल सकते। क्यों? अब घट्ट है। तो यहां पर CaCO3 हुआ और ऊपर से 20% हुआ, तो 100 हो गया। 1 माइनस कितना हो गया? 0.2, 0.2, 0.2। I का मान कितना आ गया? 1.2। तो भैया इसका काम तो अपना है। तो फॉर्मूला रख दे फॉर्मूला, पाई इक्वल टू CST मल्टीप्लाई बाई I। सही बोला? पाई का मान निकालना है, C का मान N/V। यार हो यार, तुम लोग सब जानते हो यार, N/V। N का मान कितना हो? N कैसे निकालोगे? वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट हो गया 6, मॉलिक्यूलर वेट। जाना समझ में आए? जाना समझ में आए? पूछना है, ठीक है। यहाँ कितना होगा? ये किस में है? ये किस में? ml में। किस में लाना है? सही जा रहे हैं? पीछे जनता इधर देख, 0.0 मल्टीप्लाई बाई टी कितना होगा? 27 प्लस 273 प्लस मल्टीप्लाई बाई, खत्म। विदाउट कोई परेशानी नहीं हुई? अरे बिना परेशानी क्या हो गया? तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? CST मल्टीप्लाई बाई I। तो पाई इक्वल टू, चलो अभी एक और 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो मैंने एक काम किया, 20 ग्राम CaCO3 को 200 ग्राम जल में मिलाया। 20 ग्राम CaCO3 को 200 ग्राम जल में मिलाया। रफ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो, बाद में फेयर करना है अपने को। मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो रफ में, साइड में। 20 ग्राम CaCO3 को 200 ग्राम जल में मिलाया। क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? डेल्टा TB क्या होगा? जबकि CaCO3 का वियोजन मैं मान लेता हूं 20%। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। समझ गए क्या क्वेश्चन है? 20 ग्राम CaCO3 को 200 ग्राम जल में मिलाया, डेल्टा TB निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। या क्वथनांक में उन्नयन क्या, हम ये कह सकते हैं विलयन का क्वथनांक बताना है। ये अच्छा लगेगा और बढ़िया लगेगा। विलयन का क्वथनांक बताना है। ट्राई करो, हमारे साथ में चलते रहो भाई, तभी सीख पाओगे। फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई M मल्टीप्लाई बाई, तो पहले किससे निपट लो? अरे पहले I से निपट लो यार, ठीक है ना? पहले I, घर में भी तो I है ना? खतरनाक होती है नहीं है ना? हाँ, तो यहां भी I है, ये भी खतरनाक है, तो घर वाली I याद कर लेना। 20% है, I का मान कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दिया मैंने, समझ गए? KB का मान कितना होता है वाटर के लिए? सिखा चुका हूं, प्रैक्टिस में डालो। 0.5 1.86 KF होता है। पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम लोग, कल रावण जलाने में रह गए। कितना होगा? मोललता कितनी है? 20 डिवाइड बाई 100,
यहाँ कितना 200, ऊपर कितना 1000 इंटू 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा टी नॉट, टी सोल्यूशन माइनस टी नॉट, तो टी सोल्यूशन कितना आ जाएगा 100 को जोड़ दोगे ना, यार सिखाया था 100 प्लस डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा 100.02। देखा सिंपल है, हो रहे हैं क्वेश्चन, हो जाएंगे। चलो एक और बात बताते हैं। एक बात मैंने बोली थी समपरासारी के लिए, याद आया? आइसोटोनिक, क्या बताया था? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, याद आया? मैंने कहा था दोनों के परासरण दाब कैसे होते हैं? समान होते हैं। वहां पर मैंने एक घटना बताई थी, मैंने कहा था अगर दोनों अनपघट्य हैं तो पाई 1 बराबर पाई 2, दोनों अनपघट्य हैं। याद आया? कुछ भूल गए होगे क्योंकि अभी 48 घंटे बीत चुके हैं। बोले 48 घंटे के बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता, हम फटाफट, हमारी मेमोरी जो है ना वो उतनी है, वो अपने आप ही रिसाइकिल बिन में चला जाता है। हाँ, मैंने बताया था अनपघट्य, यहां भी अनपघट्य और यहां भी अनपघट्य, दोनों बराबर, पाई 1 बराबर पाई 2, C1 बराबर, याद आया? और मैंने कहा था अगर एक अनपघट्य है और एक अपघट्य है, अपघट्य तो पाई 1 बराबर पाई 2, लेकिन C1 बराबर C2 नहीं। फिर यहां नीचे लिखा आगे बताऊंगा, याद आया? वो आगे आज आ गया, ठीक है? वहां लिखा था मैंने कि आगे बताऊंगा, अब वो आगे आ जाए। देखो क्वेश्चन में अब यहां पर समझ लो, जैसे कि मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा 6% यूरिया विलयन भार बटा आयतन, सुनना मेरी बात, 6% यूरिया विलयन भार बटा आयतन बराबर X% NaCl विलयन भार बटा आयतन। यहां मैंने यौगिक दिया है और बराबर लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों समपरासारी है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज है 6% यूरिया भार बटा आयतन X% NaCl विलयन भार बटा आयतन के समपरासारी है, के समपरासारी है, तो बताओ उस स्थिति में x का मान क्या होगा? क्या कहा? x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, लेकिन वहां पर NaCl नहीं था, वहां पर ग्लूकोज था। वहां पर ऐसा था जो यहां था, यानी कि यहां अनपघट्य था तो यहां अनपघट्य था, तो यहां पर अनपघट्य है, यहां पर लेकिन अपघट्य है। तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाई 1 बराबर पाई 2, और पाई 1 बराबर पाई 2, पाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? CST। तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर पाई 1, ये तो अनपघट्य है ना भाई, तो इसके लिए क्या होगा? C1ST, और यहां क्या होगा? C2ST मल्टीप्लाई बाई, होगा कि नहीं होगा? केवल C1 इक्वल टू C2 लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, केवल C1 इक्वल टू C2 लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अपने को क्या लाना पड़ेगा? I लाना पड़ेगा, तो I ले आए अपने साथ में। अब बात बन गई, इसमें कहीं कुछ वियोजन वियोजन दिया ही नहीं था, तो अपन इसको डायरेक्ट मान लें, प्रबल मानना पड़ेगा। तो I का मान कितना हो गया? 2। तो ST कट गया, सबको समझ में आ रहा है? C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C इक्वल टू क्या होता है? N/V। अरे होता है कि नहीं होता है? और N/V का मतलब क्या होता है? भार, अणुभार, आयतन, यही तो होता है। दोनों जगह लगा लो। तो यहां पर कितना हो गया? भार कितना हो गया? 6, अणुभार कितना हो गया? 60, आयतन कितना हो गया? 100। बस बस, सही है। ऊपर 1000 जरूरत ही नहीं, दोनों जगह वी समान हो जाएंगे, तो एक स्टेप चाहो तो 1000 ऊपर कर दो, ये जरूरत ही नहीं है। इधर आ जाओ बच्चों, X NaCl कितना होता है? अणुभार 58.5, अरे होता है 58.5,
तो ये हो गया अपना 58.5, 58.5, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 2। अब आया समझ में? अब तो कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं, 100 से 100 कट गया, 6 से 10 कट गया, 10 से इधर चले गए, यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि इधर आ जाएगा 10, ये इधर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 58.5 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू, अरे आ गया 5.85 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? कहानी समझ में आ गई? तो आई कितना बड़ा खेल करने वाला है ये समझ में आ गया कि कहां पर आई का प्रयोग करना है और कहां नहीं करना है। तो अपघट और अनअपघट के लिए, ठीक है। तो नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं पीवाई क्यू। तो कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं। आपके पास में एच एक्स है, आयंस में तोड़ दो एच प्लस प्लस एक्स माइनस, आई का मान देखोगे 1 0 0, 20% है 1 माइनस 0.2, 0.2 0.2, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2, हो गया, ठीक है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एफ मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई आई, यही तो है बच्चों। डेल्टा टी एफ कितना होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86, देखो दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया हो तो पानी के लिए ध्यान रखना है 1.86 होता है, तो 1.86 हो गया। स्मॉल एम कितना है, देखो लिखा हुआ है मोलल कितना है 0.5 लिखा हुआ है, यहाँ हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 1.2, तो 12 पंचे 60, यानी कि इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 6, अरे हाँ ना 0.6 हो गया, इसको ले लो कितना आ जाएगा 1.12, 1.12 आया। क्या लिखा है, विलियन के हिमांक में अवनमन, अवनमन पूछा है, ठीक है, अवनमन यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो डेल्टा टीएफ ही तो पूछा है, तो डेल्टा टीएफ पूछा है, तो डी ऑप्शन। विलियन के हिमांक में अवनमन पूछा है, विलियन का हिमांक नहीं पूछा। अगर विलियन का हिमांक पूछा होता तो कौन सा ऑप्शन होता, सेकेंड होता। विलियन का हिमांक पूछा होता तो सेकेंड होता, टी नॉट आता, मतलब वहां पर 0 डिग्री वाली कंडीशन आती। समझ में आ गया? चलो आगे देखो, सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना है अपने को, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या करना है, के एफ मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई आई, आई निकाल लिया पहले तुमने, एच एक्स का आई कितना हो गया 30%, एच प्लस प्लस एक्स माइनस, तो मेरे हिसाब से आई का मान डायरेक्ट कर रहा हूं 1.3, यही आया होगा। के एफ का मान कितना हो गया 1.86, यहाँ कितना हो गया 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1.3, कितना आया 0.24 आया, ये आया। अब यहाँ क्या लिखा है, तो विलियन का हिमांक पूछा है, विलियन का हिमांक माइनस में करना होता है, तो इसका मतलब ये डेल्टा टी एफ हो गया, तो विलियन का हिमांक कितना आ जाएगा -0.24। बहुत बढ़िया, सही है ना, तुम पे भरोसा कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। चलो अच्छी बात, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट करो, अभी सारे क्वेश्चन निकालेंगे इसके। फॉर्मूला वही होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई आई। समझ में आ गया? हिमांक इतने से परिवर्तित हो जाता है, मतलब डेल्टा टी एफ, और परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता है, क्लियर है। ये कितना होगा 1.86, वेट कितना है 5, अणुभार कितना होता है Na2SO4 का 46 प्लस 96, 6 6 12 9 4 13 और 1 14, 142, 142 आ गया, और 45 ग्राम जल है, ऊपर कितना आ गया 1000, ये 2 बार जाएगा, बाकी तुम लोग सॉल्व करो, कितना आ रहा है, तो पहुंचे नहीं वहां तक।
है? पक्का? भरोसा कर रहा हूं मैं, चेक नहीं कर रहा हूं बेटा। फोर्थ नहीं आएगा, ऑप्शन एक से ज्यादा है, देखो 1 से ज्यादा आएगा तो ये तो हो नहीं सकता। बी 2.63 ये हो सकता है। ये कैलकुलेशन गलत करोगे कैसे चलेगा? लो एक और क्वेश्चन फटाफट। एक यौगिक के लिए जिसका एक विलायक में वियोजन होता है तथा दूसरे विलायक में संगुणन होता है, वॉन ऑफ गुणांक आई क्रमशः होगा। वियोजन होगा, वियोजन में आई का मान क्या होगा? आई का मान 1 से ज्यादा। और संयोजन में क्या होगा? बहुत बढ़िया। कौन सा अच्छा है? 1 से बड़ा तथा 1 से कम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा क्वेश्चन, देखो। हाँ ये लो, चलो। हाँ बेरियम हाइड्रोक्साइड कर लोगे इसको? BaOH का उल्टा। बहुत होशियार हो गए तुम लोग तो यार आज, है ना? के लिए तनु जली विलयन का क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब तुम कहोगे सर इतना सिंपल, कुछ गड़बड़ है, तो जो हम आंसर है वो आंसर नहीं है, कुछ और ठोक के आ जाओगे, है ना? तो कितना आंसर आएगा? ये वाला बताओ कौन सा है? कौन सा? ताप पर निर्भर है, बी ऑप्शन। जिसमें वॉल्यूम होता है वो निर्भर करता है। ये हो ही गया, ये हो गया, और कौन सा बचा? ये कर लिया, ये करी लोगे, ये हो ही चुका है, ये भी हो गया। चलो ठीक है, ठीक। तो आज ये कंप्लीट हो गया, कल इसके आगे की कहानी चलेगी।